नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम लोग कक्षा 12 का लेसन 7 पढ़ेंगे, विकास यानी इवोल्यूशन। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से बिग बैंग धमाके में बहुत सारे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे अपरमाणु कणों का निर्माण हुआ और तत्पश्चात इनके संघनन से धीरे धीरे कालांतर में ग्रहों, उपग्रहों, तारों आदि का निर्माण हुआ तथा इससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं के निर्माण के पश्चात धीरे धीरे सौर मंडलों का विकास हुआ। यह विकास क्रमिक था और इस करोड़ों अरबों वर्षों तक यह विकास चलता रहा। प्रारंभ में हमारी धरती जो थी वो भी एक दहकता हुआ गैसीय पिंड थी जिसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा और ऊर्जा उपस्थित थी। यह भी छोटे छोटे पिंडों के संघनन से निर्मित हो रही थी। धरती में शुरुआत में बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने के कारण ज्वालामुखी लगातार फूट रहे थे और उसके कारण धरती में विभिन्न प्रकार की विषाक्त गैसों की भरमार थी। इस समय ऑक्सीजन गैस धरती पर उपस्थित नहीं थी और ना ही जल का ही निर्माण हुआ था। सूर्य का ताप अत्यधिक था और धरती पर लगातार घने वाष्प के बादलों और लगातार वर्षा के कारण वहाँ पर बड़े समुद्रों का निर्माण हो रहा था। पृथ्वी पर जितने भी गड्ढे थे उसमें संघनित जल गिरने से विशालकाय समुद्रों का निर्माण हो। तो अब यहाँ पर देखते हैं जीव रसायनवाद। जीव रसायनवाद जो है उन सिद्धांतों में से जो जीवों के विकास के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे उनमें से एक है। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव धन रसायन। यहाँ पर सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर रासायनिक पदार्थों का विकास हुआ, यानी तत्वों का, यौगिकों का, और उसके पश्चात उन्हीं अजैविक पदार्थों से, रसायन कैसे थे? अजैविक पदार्थ, और उन्हीं रासायनिक पदार्थों से बाद में जीवन का विकास हुआ। ठीक है, तो जो जीव रसायनवाद था ये ओपेरिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसे ओपेरिन का सिद्धांत भी कहते हैं। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। 1939 में इनकी पुस्तक ओराइजन ऑफ लाइफ में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो जीव रसायनवाद के जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। और कब इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? 1939 में अपनी एक पुस्तक के माध्यम से। उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, पृथ्वी जो इनके इस सिद्धांत को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है पृथ्वी का रासायनिक विकास और दूसरा है पृथ्वी का जैविक विकास। पृथ्वी का जो रासायनिक विकास है वो लगभग 450 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो गया था। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? लगभग 450 से यानी 450 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और इसका रासायनिक विकास भी तभी से प्रारंभ हो गया था। पृथ्वी के आरंभ में पृथ्वी एक गर्म गैसीय पिंड के रूप में उपस्थित थी जिसके अंदर लोहा, निकिल, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में उपस्थित थे। ठीक है, धीरे धीरे पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होने लगी, जो भारी तत्व थे लोहा और निकिल जैसे, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए और जो हल्के तत्व थे वो क्रमशः ऊपर आ गए, जिसमें सबसे बाहरी परत में भूपर्पटी पर क्या उपस्थित था? रेत और सिलिका जैसे तत्व उपस्थित थे, और जो सबसे बाह्य मंडल था वहाँ पर हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस उपस्थित थी। धीरे धीरे यहाँ पर वातावरण का विकास होना प्रारंभ हुआ और जैसे जैसे तापमान कम हुआ वातावरण विकसित होता गया और जो तत्व थे वो आपस में मिलकर यौगिकों का निर्माण करने लगे। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बना लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया का निर्माण कर लिया, और यहीं पर ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ, किंतु ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं थी। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ऑक्सीजन पृथ्वी के आरंभ से पृथ्वी पर नहीं थी, इसका निर्माण जो है पृथ्वी पर बाद में हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी, वो क्या थी? हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर जलीय अवस्था
जल के रूप में उपस्थित थी। क्योंकि तापमान अभी भी बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो जल के रूप में, ऑक्सीजन जो जल के रूप में उपस्थित थी, लगातार वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर रही थी और तत्काल उसका वाष्पीकरण हो जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपके ये वातावरण के विकास के समय जो यौगिक निर्माण हो रहे थे, उनसे और सरल यौगिकों का निर्माण हुआ। किसके कारण हुआ? उस समय के वातावरण के कारण। उस समय जो पृथ्वी का वातावरण था वो कैसा था? ठीक है, उस समय का वातावरण बहुत ज़्यादा वर्षा वाला था। वर्षा लगातार हो रही थी क्योंकि तापमान ज़्यादा था और वाष्पीकरण की गति तीव्र थी। विद्युत विसर्जन कैसे हो रहा था कि वर्षा के लिए बादलों का जो संघनन हो रहा था, तो भारी मात्रा में बादल होने के कारण उनका घर्षण तीव्र था और इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा विद्युत विसर्जन पृथ्वी पर हो रहा था। ओजोन परत उपस्थित नहीं थी, इसीलिए अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती के अंदर प्रवेश कर रही थी। ताप अत्यधिक था, जो केंद्र के अंदर भारी धातुएं चली गई थी, तापमान के कारण वो द्रव अवस्था में थी और समय समय पर पृथ्वी की कमजोर भूप्रकृति को तोड़कर ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आ रही थी। लगातार जल वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, भूप्रकृति स्थिर नहीं थी, इसीलिए भूकंप भी हो रहे थे और आरंभिक अवस्था होने के कारण उल्कापात भी लगातार हो रहा था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जो है धरती के मौसम का विकास हो रहा था, वातावरण में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, इसी समय समुद्र, झील, नदियों आदि जलमंडल का विकास भी हो गया, क्योंकि धरती ठंडी हो रही थी तो वहाँ का जो बाह्य जो बड़े गड्ढे थे उनमें जो वर्षा का जल था वो भर जाने के कारण समुद्र, झील, नदियों आदि का विकास हुआ और जो स्थान पृथ्वी के ठंडे होने के कारण ऊंचे हो गए, जो गड्ढे वाले स्थान नहीं थे वहाँ पर स्थलमंडल का विकास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो उल्कापात, वर्षा, विद्युत विसर्जन, अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति, अत्यधिक ताप आदि स्थितियाँ जो थी, इनके कारण जो प्रारंभ में यौगिक बन रहे थे उनसे और ज़्यादा सरल यौगिकों का निर्माण प्रारंभ होने लगा। मतलब उनसे अगले क्रम के सरल यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे वसी अम्ल, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन गैसें, अमीनो अम्ल का विकास हो गया, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार आदि भी बनना प्रारंभ हो गए। तो इस तरीके से क्रमशः पृथ्वी के वातावरण में जो है रासायनिक विकास चल रहा था। ठीक है, ये सरल यौगिकों के निर्माण को पहले बिंदु पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनके निर्माण का कारण ही क्या था? ये पृथ्वी के जलमंडल, स्थलमंडल के विकास के समय जो विषम परिस्थितियाँ थी, वे परिस्थितियाँ थी। ठीक है, उन परिस्थितियों के कारण ही इन सरल यौगिकों का निर्माण हो रहा था। तत्पश्चात इन विषम परिस्थितियों के कारण जो सरल यौगिक थे वो जटिल यौगिकों में बदलना प्रारंभ हो गए। मतलब आपस में क्रिया करके, जैसे हाइड्रोकार्बन थे तो उन्होंने नाइट्रोजनी पदार्थों से क्रिया करना प्रारंभ कर दिया, तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनने लगे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन आदि। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया, वसी अम्लों का निर्माण हो गया, अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया, है ना। और कार्बोहाइड्रेट से ही नाइट्रोजन ही चारों अमीनो अम्ल आदि से क्रिया करके प्रोटीन का भी निर्माण हो गया। तो जो सरल यौगिक थे वो किसमें बदल गए? जटिल यौगिकों में बदलने लगे। ठीक है, इस समय जो वातावरण था वो अपचायी प्रवृत्ति का था और लगातार जो है रासायनिक विकास चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो रासायनिक विकास के कारण जो सरल और जटिल यौगिक बन रहे थे वो सारे कहाँ जा रहे थे? जलमंडल के अंदर। सारे कहाँ जा रहे थे? जलमंडल के अंदर जा रहे थे, क्योंकि जो समुद्र था उसका आयतन पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा था। तो समुद्र के अंदर जल में ये जटिल और सरल यौगिक जो थे वो एक घोल की तरीके से बना रहे थे और समुद्र को इस घोल के रूप में हम प्रारंभिक अवस्था में कहते हैं जैविक सूप। क्या कहते हैं? जैविक सूप कहते हैं। इसी से जो है पृथ्वी के जीवन का विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जैविक विकास की आरंभिक अवस्था क्या थी? जैविक सूप था, जिसमें गर्म जल के अंदर, गर्म जल क्यों? क्योंकि पृथ्वी उस समय क्या थी? बहुत ज़्यादा तप्त अवस्था में थी। गर्म जल के अंदर विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी और हाइड्रोजनी यौगिक उपस्थित थे, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैविक सूप। डार्विन नामक जो वैज्ञानिक थे, जिनका जो है जैव विकास के सिद्धांतों की खोज करने में प्रमुख योगदान था, डार्विन, है ना। डार्विन ने इसको एक छोटा गर्म तालाब भी कहा था आरंभिक
जैविक सूप को। छोटा गर्म तालाब, ठीक है। तो इस जैविक सूप के अंदर भी जो उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया और न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण होना प्रारंभ हो गया और इसमें नाइट्रोजन बेस के साथ क्रिया करके उन्होंने डीएनए, आरंभिक डीएनए और आरएनए का निर्माण किया हो। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो डीएनए और आरएनए थे उस समय प्रतिलिपिकरण करने के लिए सक्षम थे, ठीक है। तो यहीं से जीवन का विकास, प्रतिलिपिकरण क्या है, मतलब अपने ही समान दूसरा प्रतिलिपि बनाना। तो जीवों के अंदर भी यह गुण होता है कि वो अपना प्रतिलिपिकरण करते हैं यानी प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए आरएनए जो थे उस समय जो जल के अणु थे उनके प्रति बहुत ज़्यादा सुग्राही थे और जल के साथ जुड़ के उन्होंने माइक्रोस्फीयर्स नामक छोटी संरचनाएं बनाई। ये माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़ के कोएसरवेट नामक संरचनाएं बना रहे थे। ये कोएसरवेट जो थे वे माइक्रोस्फीयर के दीर्घ अणु थे, ठीक है। कोएसरवेट के अंदर जल में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि जो नाइट्रोजनस और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ थे वो भी जुड़े हुए थे, ठीक है। और कोएसरवेट को ऐसा माना जाता है कि यही वो कण थे जो जीवन और अजैविक पदार्थों के मध्य की कड़ी थे। मतलब कोएसरवेट क्या थे, जीवित और अजीवित पदार्थों के मध्य की कड़ी थे और कोएसरवेट से ही आगे चल के प्रोवायरस का निर्माण हुआ, ठीक है, जो वायरस और कोएसरवेट की मध्य की कड़ी माने जाते। उसके पश्चात वायरस आए जो पहली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। पहली प्रोकैरियोटिक सेल क्या थी, वायरस थी और वायरस से ही बाद में जीवाणुओं का भी विकास हुआ। तो क्रमशः जो है आप देखते आ रहे होंगे कि जैविक सूप में न्यूक्लियर प्रोटीन बने, न्यूक्लियर प्रोटीन की जल के प्रति सुग्राहिता के कारण माइक्रोस्फीयर का निर्माण हुआ। वो जल के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ते गए तो, और माइक्रोस्फीयर के बहुत सारे जब समूह बन गए तो कोएसरवेट बने। मतलब माइक्रोस्फीयर क्या थे, डीएनए आरएनए युक्त जल की एक बूंद के समान थे और बहुत सारी इन बूंदों ने मिलके और उनके साथ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े तो उन्होंने किसका निर्माण किया, कोएसरवेट का निर्माण किया, जो कि जीवित और अजीवित पदार्थों के मध्य की कड़ी थे, ठीक है। तो मतलब इनको ये भी कह सकते हैं कि रसायनों के और जीवित पदार्थों के मध्य की कड़ी क्या थे, कोएसरवेट थे। कोएसरवेट से प्रोवायरस और फिर वायरस का निर्माण हुआ। वायरस क्या थे, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है और विकसित कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। वायरस से जीवाणु भी आगे चल के विकसित हुए और वायरस और जीवाणु दोनों कौन से जगत के जीव हैं, मोनेरा जगत के जीव हैं, ठीक है। वायरस के अंदर यह क्षमता नहीं थी कि वो बिना किसी होस्ट के जीवित रह सके। मतलब इसको जीवित रहने के लिए किसी अन्य के द्वारा पोषण की उपलब्धता होना आवश्यक था, लेकिन जीवाणुओं के अंदर स्वयं के लिए भोजन निर्माण करने की क्षमता थी, ठीक है। तो वायरस से पोषण के आधार पर जीवाणु क्या थे, वायरस से ज़्यादा विकसित थे। अब यहाँ पे देखते हैं जो जीवाणु थे वो भी दो प्रकार के थे। प्रारंभिक अवस्था में जल के अंदर प्रकाश भरपूर मात्रा में पहुँच नहीं रहा था और वहाँ पर रसायनों की अधिकता थी। तो जो आरंभिक जीवाणु थे वो रसायन संश्लेषी थे। रसायन संश्लेषी मतलब जल के अंदर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी, है ना, और हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित थी। तो वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण न होके रासायनिक संश्लेषण था, जो कि
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना होके हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हो रहा था और सल्फर गैस उत्पन्न हो रही थी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के स्थान पर। ठीक है, तो ये जो जीवाणु, आरंभिक जीवाणु, जैसे अभी हम लोग देखते हैं इसमें आरंभिक जीवाणुओं में साइनोबैक्टीरिया, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा समुद्र के आंतरिक गहराई में पाए जाते हैं, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश का पहुँचना संभव नहीं होता है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है तो ये रासायनिक संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्हीं जीवाणुओं में इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता था उसको जीवाणु क्लोरोफिल कहते थे, जो रसायन संश्लेषण में सक्षम था। इसी जीवाणु क्लोरोफिल के अंदर बाद में चल के विकास हुआ और वो सामान्य क्लोरोफिल में बदला, जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हुआ। जब प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम जीवाणुओं का विकास हुआ उसी समय ऑक्सीजन गैस स्वतंत्र अवस्था में वातावरण में उपलब्ध होना शुरू हुई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी उसमें ही ऑक्सीजन गैस का स्वतंत्र अवस्था में निर्माण होना शुरू हुआ और इस स्थिति को ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये स्थिति क्या थी? ऑक्सीजन क्रांति। ठीक है, और ऑक्सीजन क्रांति आने के बाद में जो वातावरण था वो कैसा हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। वातावरण कैसा हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। और ऑक्सीकारक वातावरण में फिर जो रासायनिक विकास था वह क्या हो गया? थम गया। मतलब पृथ्वी का रासायनिक विकास कब से कब तक चला? पृथ्वी के निर्माण से लेकर और पृथ्वी पर ऑक्सीजन क्रांति आने तक चला और उसके पश्चात जो है जैविक विकास का क्रम जो है यहाँ से वृद्धि किया और ये जो मोनेरा जगत के जीव थे इन्हीं से आगे चल के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी और प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी आदि जीवों का विकास इन्हीं से हुआ। तो आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लग रही हो या हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमियां भी लिखें और जो अच्छाई है उसको भी लिखने का प्रयास करें। हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।